नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एक टैक्सी ड्राइवर की है। उनका नाम है रोहित और उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और ये जो उनके साथ में घटना घटी थी ना, साल था 2012 का। तो क्या हुआ था रोहित के साथ में, आइए इस कहानी को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, रोहित की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है, मैं टैक्सी ड्राइवर और मैं नौजवान था। मेरी उम्र लगभग 26-27 साल की हो चुकी थी। शादीशुदा था मैं और अपना परिवार का पेट पालने के लिए टैक्सी चलाने का काम करता था। मेरे 2 और भाई थे। एक भाई तो खेती गृहस्थी का काम करता था और एक भाई बस का कंडक्टर करते थे और मैं टैक्सी ड्राइवर। सबका मिला जुला, अब एक तरह से जो भी काम करता था सब पैसा अपना घर पर देते थे और उन्हीं से हमारा पूरा संयुक्त परिवार चलता था। और हम भी अब एक तरह से सब खुश थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा घर गरीबी में जी रहा था। मज़े में था, इतना नहीं, लेकिन ठीक ठाक था। दाल रोटी समय पर सबको मिल जाती थी और हम लोग बड़ा खुश रहा करते थे। अब तो मेरा काम ही था सवारियों को पहुंचाना उनकी मंजिल तक। अब मैं ज़्यादातर रात के टाइम में रेलवे स्टेशन के पास में अपनी टैक्सी लगा कर रखता था और कभी कभी मुझे अच्छी सवारी मिल जाती थी और इतनी अच्छी मिलती थी कि मुझे तो बड़ा आनंद आ जाता था, बहुत पैसा मिलता था और मैं तो खुश हो जाता था। ऐसे सवारियों की ताक में हमेशा रहता था कि कोई अब दूर की सवारी मिल जाए और जिसमें मुझे मुनाफा ही हो, किराया ज़्यादा मिले। वो रात थी जब मैं अपना टैक्सी स्टैंड पर खड़ा करके और ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन आ चुकी थी, 9 बज चुका था रात का और कहूँ ना कि स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल था। जितने टैक्सी ड्राइवर थे सब सवारी लूटने में लगे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं अपने टैक्सी के पास इत्मीनान से खड़ा रहता था। मुझ में ये गुण नहीं था, मैं दौड़ कर किसी सवारी को पकड़ता नहीं था। मैं इत्मीनान से खड़ा था कि जो मेरे नसीब में है वो मिलकर रहेगा, चाहे कम भाड़ा मिले या ज़्यादा भाड़ा मिले। मुझ में बड़ा सब्र था और मैं सब्र से अपना खड़ा था। आखिरकार भीड़ छटने लगी, अब टैक्सी सब जाने लगी और तब मेरे पास में एक दुबला पतला इंसान और कुछ थैला हाथ में पकड़े हुए मेरे पास में आया। अब ऐसे दिखता भी नहीं था कि वो बहुत पैसे वाला है, कोई अच्छी सवारी है। एक आध जो टैक्सी वाले थे शायद इसलिए उसको छोड़ दिए कि छोड़ो, ये अब तो ऐसा ही दिख रहा है, गरीब जैसा, इसको क्या पकड़ेंगे। वो हमारे पास में आया, मैं खड़ा था इत्मीनान से। तब वो आया, कहने लगा भैया खाली हो। तब मैंने देखा उसकी तरफ, देखने में 40-45 साल का लग रहा था। अब मैं कहने लगा जी बिल्कुल खाली हूँ मैं, बताइए कहाँ चलना है। जगह का नाम बताया। जगह जो थी ना बहुत लंबी दूरी थी। हमें सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी लंबी दूरी का किराया दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मन में कई तरह के सवाल थे। जैसा उसका वेशभूषा था गरीबों की तरह, मैं देख के थोड़ा सा आश्चर्य में जरूर था। कोई ताम न झाम न ऐसा कुछ उसके पास सामान, अब एक साधारण सा थैला जो कंधे में लटकाए हुए था। मैं अनमने भाव से बोला कि बिल्कुल चलूँगा जी, लेकिन ये जगह काफ़ी दूरी है, पैसा इतना लगेगा। मैं जायज़ किराया बताता था, कभी भी नाजायज़ किराया किसी से मांगा नहीं। मेरी बात सुनकर के उसने एक क्षण भी देरी नहीं किया। कहने लगा भाई चलिए फिर हम सफ़र पर निकलते हैं। मैं उसका मुंह देखते रह गया। आखिरकार वो टैक्सी का पिछला गेट खोल करके अंदर बैठ गया। मैं तो बाहर जैसे सन्न हुआ पड़ा कि देखने में फटीचर सा इंसान और अब सवारी का किराया भी ज़्यादा था, शायद ये अफोर्ड कैसे कर लेगा साधारण सा कपड़ा पहने हुए। लेकिन आखिरकार सवारी तो बैठी गई थी, मुझे तो अब चलना ही था। मैं जब टैक्सी स्टार्ट किया ना तो वो ऐसे ही आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। कई बार मैं मिरर में देख चुका था जैसे वो नींद में हो। आखिरकार जब हाईवे पर टैक्सी पहुंची, अभी तो सफ़र मेरा बहुत लंबा था, तब वो कहने लगा कि भैया जी अगर आपको कुछ भूख लगी है, चाय वाय पीना है तो ढाबे पर जरूर रुक लीजिएगा। अब मुझे भूख भी लगी थी, इच्छा भी थी।
मैं सोचा कि चलो अब इसी बहाने से अब पेट भी भर लूँगा। आखिरकार हम ढाबे पर रुके और तब मैंने कहा कि देखिए ढाबा आ चुका है। और तब वो इंसान कहने लगा कि जाइए आप भोजन कीजिए, पैसा मैं दे दूंगा, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, आप जाइए भोजन। तब मैंने पूछा कि आप नहीं करेंगे क्या? तब वो कहने लगे नहीं, मैं बस एक टाइम फलाहार करता हूँ, अब मेरा वक्त नहीं है, मैं तो अब कल ही करूँगा। जैसे कोई व्रत कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो, ना जाने क्या था वो, मैं तो समझ से मेरी परे था। और मुझे भी क्या करना था, मैंने जो पूछना था पूछ लिया। इसके बाद जा कर के खाना खाया। खाना ख़त्म भी नहीं हुआ था तभी वो आ चुका था। इधर उधर घूमता रहा और फिर मैं जब खाना खा लिया तो काउंटर पर जा कर के पूछ करके पैसा पे कर दिया। अब फिर बोला भैया और कुछ चाहिए तो ले लो रास्ते के सफ़र के लिए। मैंने बोला नहीं जी, अब और कुछ नहीं चाहिए। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखने से गरीब इंसान जैसा दिखने वाला है बंदा, दिल का कितना अच्छा था, नेक था। अब मेरा अब एक तरह से कहूँ ना कि मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगा था, सच्चा व्यक्ति। अब हम गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। अब बीच बीच में वार्तालाप भी हो रहा था। पूछता था भैया कितना कमा लेते हैं। मैं जो अपना अब जो सच्ची बात थी मैं बताता था कि देखिए साहब, सवारी मिलने के ऊपर में है। आप जैसी सवारी मिल गई तो दिन हमारा सही निकल जाता है, और नहीं तो मैं इतना ही कमा पाता हूँ। और तब मुस्कुराते हुए कहने लगा कि ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ अब एक तरह से उस पर छोड़ दिया करो, वो कभी भी किसी को भूखा नहीं मारता। मैं तब समझ गया कि ये कोई भगवान का उपासक है। और बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, ऐसा भी नहीं था कोई फकीर हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, ऐसा भी नहीं लग रहा था, साधारण सा इंसान जैसा पहना हुआ। और फिर मेरे बारे में कई तरह के सवाल पूछता रहा जिसको मैं जवाब देता रहा। लंबी दूरी थी और आखिरकार जब तय हुई ना तो रात का करीब 12:30 बज रहा था जब उसके गंतव्य स्थान पर मैं छोड़ा। और रास्ते में बताता जा रहा था कि देखो भाई, रात को अकेले सफ़र करना ठीक नहीं होता है। अगर तुम रात यहीं पर रुक जाओ, रात यहीं बिता लो और सुबह में निकल जाना। और तब मैं कहा कि देखिए साहब, अब पेट तो पालना है, अब मैं निकलूँगा समय पर तभी तो पहुँच पाऊँगा। देखिए मैं तो अब इन रास्तों से गुजरता रहता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। तब वो कहने लगे भाई, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, तुम्हारी बात को इज्जत करता हूँ, लेकिन देखो हमेशा एक सा समय नहीं होता है। आज जो समय है ना तुम्हारे अनुरूप नहीं है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और आज का समय तुम्हें बच कर रहना चाहिए। मैंने कहा कि बाबा, अब एक तरह से मैं बाबा ही बोल पड़ा कि बाबा आप कोई संत हैं क्या? मुस्कुरा के कहा कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं बोला कि आप कैसे जान गए मेरे बारे में? तब वो कहने लगा ईश्वर की बात है, तुम ईश्वर को मानोगे ना तो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगा, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अब मैं कहने लगे बाबा ऐसा क्या दिखे कि मुझे ऐसा आप बात बता रहे हैं? तब वो बाबा जो थे, बाबा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 40-42 साल का थे। अब इतना अधेड़ भी नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं इज्जत दे रहा था। अब ऐसे ही वो उपदेश दिया करते थे, दे रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बाबा ही हैं, लेकिन वो तो अपने आप को बाबा मानते ही नहीं थे। खैर मैं कहने लगे बाबा ऐसी क्या बात है, आज मेरे पर कोई विपत्ति आने वाली है? तब वो कहने लगे कि हाँ, तभी तो मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं सही कहूँ ना कि मैं उन दिनों जवानी का जोश था, और सही कहूँ मैं भूत प्रेत पर यकीन भी नहीं करता था, ना मैं कोई तंत्र मंत्र से अब ऐसा कोई इच्छा रखता था। मुझे तो लगता था कि सब कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ संसार में चलता ही नहीं है। कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से ड्राइव कर रहा हूँ, रात को अकेले निकलता हूँ, आज तक तो मेरे साथ में ऐसे कोई हादसा नहीं हुआ। तब वो बाबा कहने लगे देखो भाई, हर रात अलग होती है, आज जो रात है ना बहुत विशेष है। मैं कहने लगा ऐसा विशेष क्या है? रात तो रात होती है। तब मुस्कुरा के मेरी तरफ कहने लगे आज अमावस की रात है। अमावस की रात समझते हो? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं समझता हूँ, काली रात होती है। तो ये रात तो हमेशा आती रहती है, हम तो काली रात में भी सफ़र करते रहते हैं। तब मुस्कुरा के कहने लगे कि देखो हर काली रात अब खतरनाक नहीं होती, ऐसी कोई विशेष रात होती है जिसमें इंसान को बचना चाहिए। अब वो ज्ञान की बातें बता रहे थे, मेरे भेजा में उस टाइम बैठ नहीं रहा था। वो मुझे रोकना चाहते थे कि रात यहीं बिता लो और सुबह में निकल जाना। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना घर निकलूँगा। मैं आज तक
सवारी के घर पर कभी नहीं रुका। ये मेरा अब एक तरह से रिकॉर्ड था और आज भी मैं रुकना नहीं चाहता था। मैंने अपने पैसे ले लिए थे और बाबा जी को नमस्ते करके मैं अपने रास्ते पर चल दिया। जैसे ही 10 कदम मैंने अब टैक्सी को आगे बढ़ाया था, तभी बाबा जी ने आवाज़ दिया, रुको बेटा, रुको रुको रुको। मैं रुक गया, ब्रेक लगा दिया था। बाबा जी आए, एक पुड़िया से अपनी जेब से निकाल के दिए। अब कुछ बुदबुदा रहे थे। अब फिर उसको चूमा, अब मेरे को अब एक तरफ बढ़ा दिए कि बेटा ये रख लो, ये तुम्हें सफ़र में अब तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं बायां हाथ बढ़ाने लगा, बाबा कहने लगा, अरे कैसी बात करते हो, दाहिना हाथ निकालो, दाहिने हाथ में पकड़ो इसको और फिर तुम अपनी जेब में रख लेना। तुम्हारा जो अब सफ़र है ना, आसानी से तो नहीं लेकिन सुरक्षा से बिल्कुल कट जाएगा। बधाई तो तुम्हारे है लेकिन वो बधाई दूर हो जाएगी। और तभी मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने लगा कि बाबा ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो जाएगा भाई, ये तो रास्ता है, काली रात आती रहती है, अब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो चलते रहते हैं। मैं वो पुड़िया जो था ना जेब में रख लिया, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि नहीं, ये बाबा का कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, मेरे पर कोई असर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मुझे ज़रा सी घबराहट होने लगी थी उस पुड़िया को जेब में रखते ही। अब मुझे लगा नहीं, जेब में नहीं रखना चाहिए। उस पुड़िया को कार चलाते ही मैं अपनी जेब से निकाल करके और अपने डैशबोर्ड पर रख दिया था। और तब मुझे संतुष्टि मिली। नहीं तो लग रहा था कि मेरा जो जेब का वजन है ना भारी है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा था मुझे आज तक पता नहीं चला। खैर मैं सफ़र पर अपना निकल चुका था, अपने अब मंजिल की तरफ लौटने लगा था, अपने घर की तरफ में। आधा रास्ता करीब अब मैं निकल चुका था। और सही कहूँ ना तो रात काफ़ी हो चुकी थी, बहुत रात काली थी। ऐसी रात जब आप देहात के साइड में जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा। आसमान में सितारे नजर आ रहे थे और वो मुझे देख करके बड़ा आनंद आता था। और दिल तो करता था कि बस ब्रेक लगा दो और कुछ देर उन सितारों को देखता रहूं जो जुगनू के माफिक आसमान में चमक रहे थे। और तभी मुझे ख्याल है कि नहीं भाई, चलना चाहिए, अपना घर भी चलना चाहिए, अब जो भी है घर पर जाकर आराम भी करना चाहिए। मैं शॉर्टकट रास्ता जानता था कई, हाँ शॉर्टकट रास्ते से मैं ले लिया। सबसे बड़ी गलती, अगर मैं हाईवे से निकलता ना तो हाँ थोड़ा वक्त जरूर लगता, लेकिन मैं शॉर्टकट से निकलने में उस्ताद था। हाँ मैं सोचा कि चलो शॉर्टकट रास्ते से निकल के जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा, थोड़ा आराम भी कर लूँगा। रात के करीब 2:30 बज चुका था और अभी सफ़र तो मेरी लंबा बाकी था, लेकिन अब शॉर्टकट रास्ते पर था। एक उम्मीद थी कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर आराम करूंगा। जिस रास्ते से मैं निकल रहा था ना, वो रास्ता जंगल के साइड, जंगल जैसा दिखता था। दोनों तरफ में झाड़ियाँ झाड़ियाँ, रोड को एक तरफ से ढक रखा था, बीच में सड़क चल रही थी। और वो सड़क रात में कोई इस्तेमाल नहीं करता था। जो जानता था कि उस सड़क पर क्या रात में चलता है, वो कभी भी नहीं गुजरता था। लेकिन हम जैसे ड्राइवर जो बेफिक्र थे, और वो आराम से गुजर जाते थे। इस रास्ते से मैं ना जाने कितनी बार रात में भी गुजरा था। अब मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। अब वैसे ही मैं चलता जा रहा था और तभी अचानक रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी और अपने धुन में वो पैदल चलती जा रही थी। मैं कहूँ ना, उस औरत को देख करके अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता ना तो शायद मैं उस औरत को कुचल देता। तेजी से मैं अपना ड्राइव किए जा रहा था। अचानक वो मोड़ पर औरत नजर आई। हाँ मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। मैं हॉर्न पर हॉर्न लगातार बजा रहा था। उस औरत की हरकत देख करके मुझे अब गुस्सा आ रहा था। हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा हूँ, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रही है। उसको जरा भी फिक्र नहीं है कि पीछे गाड़ी आ रही है, और कहीं गलती से ठुक गया तब रात का मामला है। अब मैं तो बड़ा एकदम से गुस्से में हो चुका था। आखिरकार वो पलटी बहुत देर हॉर्न बजाने के बाद में। तब जैसे उसके कानों में जैसे झूर रेंगी हो। मुड़ करके देखिए, साधारण सी औरत लग रही थी, 40-42 साल के आसपास की, और वो एक टक मेरी टैक्सी को घूरती रही। अब फिर वो मेरी टैक्सी की तरफ आने लगी।
मैं तो अंदर से जला भुना था कि मेरा वक्त काफ़ी ज़ाया हो गया, ना तो मैं अब तक हाईवे पकड़ लेता। तब वो मेरी खिड़की के पास आ गई, कहने लगी बड़े प्रेम से, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मैं तो जला भुना हुआ था, लेकिन उस औरत को अब उस जगह पर देख करके थोड़ा सा मुझे दया आने लगी। अब मैं कहने लगा जाना कहाँ आपको? तब कहने लगी आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी जगह का नाम बताया। तब वो कहने लगी मुझे इतना दूर नहीं जाना, मुझे तो हाईवे से पहले ही मेरा घर है, मैं वहीं उतर जाऊंगी। मैं गुस्से में था कि चलो कोई बात नहीं, अब बिठा लेते हैं, औरत है, शायद इसको कान से कम सुनाई पड़ता है, इसी तरह की बात होगी। लेकिन औरत है, अकेले जा कहाँ रही है? मैं उससे पूछा कि आप कहाँ से जा रही हो, कहाँ पर आई थी? तब वो कहने लगी कि पास में मेरा अब एक तरह से मायका है, अब मैं कुछ ज़रूरी काम से अब जा रही हूँ। मैं उसकी बातों पर विश्वास अब कर ही लिया था, और विश्वास ना करने वाली कोई बात नहीं थी। 42 साल की लगभग ऐसी लग रही थी, 45 के आसपास की। अब मुझे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, साधारण सी औरत जैसी दिख रही थी। अब उसमें कोई ऐसा अब बदलाव भी तो नहीं था कि मैं उसको पहचान लूँ। पिछली सीट पर बिठा दिया कि चलो जी छोड़ देता हूँ मैं आपको। कुछ ही देर में अब टैक्सी चला पाया था, मुश्किल से 10 मिनट। तब वो कहने लगी टैक्सी रोक दीजिए ना, बड़ी मीठी आवाज़। मैं रोक दिया कि अब उतर जाएगी। उतर तो गई, लेकिन मेरी खिड़की पर आकर के खड़ी हो गई। आप थोड़ा सा और काम कर देंगे? मैंने बोला कि अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? कहने लगी देखिए ये जो पानी का नाला देख रहे हैं ना, अब मैं उतरना नहीं चाहती, मैं भीग जाऊंगी, आप मुझे थोड़ा सा इस नाले को पार करवा देंगे? अरे आप मेरे बेटे की तरह हो, शर्माओ मत। मैं उस औरत को देख रहा था जो देखने में अधेड़ तो लग रही थी। अब मुझे लगा कि ये बात सही करी है। बगल में रोड के किनारे अब पानी चल रहा था, नाला बह रहा था। शायद इस नाले में वो घुसना नहीं चाहती थी, इतना जंप भी नहीं कर सकती थी। मैं तो आराम से कर लेता दौड़ करके, लेकिन ये औरत का बस का बात नहीं था। मैं कहने लगा कि देखिए पार तो करा दूंगा, लेकिन आप खुद ही चले जाए तो बेहतर है। अब मैं एक तरह से पीछा छुड़ाना चाहता था। तब औरत कहने लगी कि बेटा थोड़ा सा ये काम तो करा दो, देखो आपने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, ये नाला पार करा दोगे तो मैं अपने घर आराम से पहुँच जाऊँगी। वो रहा मेरा घर, और वो घर मुझे दिखाई भी दे रहा था, रोशनी नहीं थी, अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि सही में इस औरत का हेल्प कर ही देना चाहिए। मैं कहूँ ना, गाड़ी से उतर गया, सीधा उस औरत के साथ चल पड़ा। रोड से नीचे अब नाले की तरफ उतर चुका था। अब नाले में पानी बह रहा था, कुछ पानी जमा भी था। अब देखने में अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि कितना गहरा पानी है, लेकिन उसके लिए मुझे अब पानी में उतरना पड़ता, और तब मैं उसको पार करा सकता था ताकि उसके कपड़े गीले ना हों। अब मैं ये काम बड़ा आराम से कर सकता था, बस अंदाज़ा नहीं था कि कहीं गहरा हुआ तो मेरा अब कहीं काम खराब ना हो जाए। लेकिन पहले मैं उस नाले में उतरा, मैं देख लिया कि पानी घुटनों तक है, अब मैं बड़े आराम से पार कर लूँगा। पैंट को मोड़ लिया, ऊपर चढ़ा लिया, और तब मैं उस औरत को अब एक तरह से कहूँ ना कि गोद में उठा लिया था अपने हाथों से, और नाले में उतर गया। सब कुछ बड़ा आसानी से होता जा रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसा कुछ भी नहीं। अब सही कहूँ ना कि वो उसका वजन मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे के समान उसका वजन दिखाई दे रहा था। जब मैं नाला पार करा दिया ना, तब अब वो मुस्कुराई, कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जब इतना काम कराई दिए हो तो बेटा मेरे घर का थोड़ा ताला भी खोल देना, क्योंकि अंधेरे में मुझे ताली लगती नहीं है। अब तो मैं थोड़ा नाराज़ होने लगा। देखिए आपको मैं टैक्सी में बिठाया, यहाँ तक पहुँचाया, फिर नाला भी पार कराया, और फिर आप कह रही हो कि घर का ताली भी खोल देना, मेरा टाइम का नुकसान हो रहा है। तब वो एक तरह से रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे रात में कम दिखाई देता है। आखिर उसके बहकावे में आ चुका था। अब मेरे जो हृदय में था ना, अब एक तरह से लोगों को भलाई करने में बड़ा मज़ा आता था। अब मैं भलाई करने में जुट गया। उस औरत के साथ अब उसके बताए हुए मकान तक पहुंचा, वही मकान जो मैंने देखा था और उस औरत ने दिखाई थी। बाकी में उसमें ताला लगा हुआ था।
जंजीर में ताला बंधा हुआ था और वो ताले निकाल चुकी थी। लो बेटा जरा अब ये खोल दो, यही उपकार कर दो। मैं चाबी लेकर के उस ताला को खोल दिया और तब बड़ा सा धन्यवाद मुझे बोली। अब बोली बेटा कि आ जाओ, बस ठंडा पानी पी लो, अब फिर चले जाना, इतना सारा मेरा काम किया। मुझे लगा कि अब चलो, अब प्यास भी लगी है और ठंडा पानी कह रही है तो मटके का पानी होगा, अब थोड़ा मटके का पानी से मज़ा भी आ जाएगा, गर्मी के दिन थे। अब मैं उसके बहकावे में आ चुका था। घर के अंदर अब उस रोशनी कर दिया था, लाइट जल चुकी थी। मैं देखा एक साधारण परिवार का घर जैसा दिख रहा था। अब घर का ज़रूरत का सामान सब कुछ उसमें नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं था घर बिल्कुल खाली था, मटका भी था। मटके से पानी निकाल करके मुझे दिया। पानी बहुत शीतल लग रहा था। प्यास तो जैसे मेरी बुझ नहीं रही थी। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पी गया और तब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा सर चकरा रहा, सर चकरा रहा, आंखें भारी होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं। और जैसे ही मैं उस औरत की तरफ देख रहा हूँ ना, औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ भारी होती चली गई और जब तक मुझे होश था, मेरे कानों में आवाज़ पड़ रही थी, मैं समझ चुका था कि मैं एक शिकार की तरफ फंस चुका हूँ। ये ना जाने मेरे साथ में क्या करेगी। वो बाबा जी सही करते थे कि आज अमावस की रात है और आज की रात में रोडों पर बहुत कुछ होता है। हाँ, वाकई में मेरे साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैं इन चीज़ों से बहुत अनजान था, लेकिन मैं अब फंस चुका था। मैं अपना होश खोता जा रहा था। कुछ देर के बाद, सही कहूँ ना, तो मुझे याद भी नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर, मेरे साथ में हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं एक चारपाई पर पड़ा हुआ था। हाथ पैर मेरे बंधे हुए थे। अब जैसे ही आँख खोलता हूँ, घर में रोशनी तो है, लेकिन वो औरत दिखाई नहीं दी। सही मौका था अब मुझे उस जगह से फरार होने में। रस्सी थी, अब इतनी टाइट नहीं थी कि मैं उसको खोल ना सकूं। धीरे धीरे मैं रस्सी को खोल लिया। इसके बाद मैं आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस घर से नहीं, मैं उस घर के अंदर था। मैं अब रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं निकलूँ कहाँ से। वो जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद हुआ पड़ा था। बस एक खिड़की थी और खिड़की में लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, उसमें मैं निकल सकता नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस घर में कुछ देर तक रहूँगा और वो औरत लौट आई तो मेरे साथ में क्या जाने क्या सलूक करेगी। और वो है क्या चीज़, इतनी भारी आवाज़ उसकी हंसी सुना हूँ तो ये ज़रूर कोई चुड़ैली होगी, कोई डायन होगी और मेरे साथ में अब बुरा तो करेगी, अच्छाई तो करने से रही। मैं खौफ में था, डरा हुआ था, इधर उधर रास्ता तलाश कर रहा था कि कोई भी रास्ता मुझे मिले और उस रास्ते से मैं बाहर निकल जाऊं और फिर उसके चंगुल से दूर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आखिरकार अब मेरे पास में इंतज़ार के अलावा कोई था नहीं। अब कुछ पदचाप, हंसने की आवाज़, जैसे कोई 2 लोग इस घर की तरफ आ रहे हैं, आपस में ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए। और एक आवाज़ तो उसी औरत की थी, जैसे अपने साथी जो पुरुष लग रहा था उससे भारी आवाज़ में हंस हंस के कह रही थी, आज तो एक शिकार फंस गया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि तुम चाहे कितना भी इधर उधर मुँह मारो, अब देखो, लेकिन तुमसे शिकार नहीं फंसेगा। अब देखो, मैंने शिकार को फंसा लिया है, अब बड़ी मेहनत लगी है। वो अपनी एक तरह से बड़ाई पर बड़ाई करती जा रही थी और वो जो साथ में उसका साथी था उसकी बातों में हंस रहा था कि हाँ, तुम बहुत काबिल हो, तुम अपने शिकार को अब जो फंसा लेती हो ना तो भाग नहीं सकता। चलो फिर देर किस बात की है, अब शिकार का लुत्फ उठाया जाए। अब मैं जान गया कि मैं बहुत बड़ा खतरे में हूँ, संकट में हूँ। अगर मैं एक पल भी इस घर में रहा तो मेरी जान जा सकती है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं इस घर से निकल सकूं। अब मैं सोच लिया था। उसी दरवाजे के पास मैं जा कर के छिप गया। वो दरवाज़ा बंद था और वो दरवाज़ा अंदर के साइड में खुलता था। अगर वो दरवाज़ा वो औरत खोलती है तो मैं तो पल्लों के पास में आ जाऊंगा और वो आगे चली जाएगी। जहाँ पर मैं एक तरह से कैद था, उस चारपाई में बंधा हुआ था। इतना मौका मेरे लिए काफ़ी था। मैं तो
आराम से दरवाज़ा से बाहर निकल करके दौड़ता हुआ अपने कार की तरफ भाग जाऊंगा। सब मन ही मन प्लान कर लिया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, धड़ाम से आवाज़ हुई। दरवाज़ा का पल्ला दोनों तरफ, एक पल्ला के पीछे मैं हो चुका था। और दोनों लोग, जो एक पुरुष था और एक वही महिला जो मुझे बहला फुसला के इस जगह तक लाई थी, अभी भी हंसते हुए और अपनी बड़ाई कर रही थी। देखो, मैंने उसको चारपाई पर बांध कर रखा है, चलो अब देर नहीं करते। और जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे, दरवाज़ा खुला ही था और वही मौका मेरे लिए सबसे बढ़िया था। मैं आवना देखा था और इसके बाद में वो जंप लिया और फिर दौड़ता हुआ आगे की तरफ निकलने लगा। पीछे से आवाज़ आई, अरे वो भागा जा रहा है, वो भागा जा रहा हो, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। अब दोनों लोग मेरे पीछे लग चुके थे। जैसे शायद वो चारपाई तक पहुँचे होंगे और तब उनको समझ में आ गया कि मैं तो उस चारपाई से अब उठ चुका हूँ। और तब वो दोनों के दोनों लोग मेरे पीछे लग चुके थे। सही कहूँ ना, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे मन में इतना डर बैठा हुआ था, मुझे तो लग रहा था कि मैं कहीं पकड़ में ना जाऊँ। लेकिन जितना शरीर में ताकत था, ताकत का प्रयोग करके मैं उस नाले पर पहुँच गया था। और उसके बाद ऐसा लगा कि मेरी सांस चलने लगी है, अब मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं नाले को पार कर लिया था, रोड पर पहुँच गया था। अब ऐसी हालत थी ना कि मैं अपनी टैक्सी में, जो कुछ ही कदमों की दूरी पर थी, अब बैठने में असमर्थ हो रहा था। तेज तेज की सांसें चल रही थी, इतना मैं थक चुका था। सांस लेने लगा जोर जोर से, और तब मैं देखा तो मैं दहल चुका था। वो नाले के दूसरी तरफ थे और एक दूसरे को देख करके अब जोर जोर से बोल रहे थे, तुम पकड़ो इसको, तुम पकड़ो इसको। लेकिन कोई उस नाले को पार नहीं कर पा रहा था। वो उस नाले के उसी तरफ में थे, कोई भी उस नाले में उतरने को तैयार नहीं था। अब मेरे लिए सबसे उपयुक्त अवसर था। जल्दी जल्दी सांस भरा और फिर मैं अपने कार में सवार हो चुका था। टैक्सी स्टार्ट किया और तब तक मैं देख रहा था कि उसी नाले पर आपस में झगड़ रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ ये, अच्छा वाला शिकार था और तुमने अपने हाथ से जाने दिया, तुम्हारी गलती। एक दूसरे पर अब दोषारोपण कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। और तब तक मैं उस जगह से आऊँ ना देखा था और फिर मैं अपने रास्ते पर। जब मैं थोड़ा सा रास्ता पर निकलने लगा ना, तभी वही माहौल चल रहा था वहाँ पर। वही अंधेरी रात थी, अभी हाईवे दूर था। तब मुझे लगा कि बाबा का जो बात उन्होंने कहा था बिल्कुल सही बात है, अभी खतरा टला नहीं है। और तब मैं धड़कते दिल से जो डैशबोर्ड पर वो पुड़िया रखा था, वो फिर अपनी जेब में रख लिया। इस बार भी ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरा जेब में वजन बढ़ चुका है। बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अब निश्चित था कि ये पुड़िया बाबा ने दिया है, अब कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब मुझे अब चलने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन रास्ते में वो रास्ता जो था ना, कुछ ही दूर का था, लेकिन अब एक तरह से कहूँ ना, आत्माओं से भरा हुआ था। मुझे उस रास्ते में कई आत्माएं नजर आ चुकी थी, भयानक भयानक रूप भी नजर आ चुके थे। मैं दहल गया था, लेकिन मैं अपनी टैक्सी रोकी नहीं। और वो मेरी टैक्सी को अब कहूँ ना कि दूरी रह रहे थे, वो बिल्कुल नज़दीक नहीं आते थे। मैं टैक्सी भी तेज चला रहा था, हाँ वो मुझे दिखाई दे रहे थे। जब मैं हाईवे पर चढ़ गया ना, तब मुझे संतुष्टि हुई, क्योंकि हाईवे तो दिन रात चलता रहता है, ट्रक तो ज़्यादातर चलती रहती है। और मैं एक तरह से संतुष्ट हो चुका था। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा और तब जाके मुझे चैन पड़ा कि मैं आज सही सलामत अपने घर लौट पाया। और उस पुड़िया को निकाल करके मैं सही कहूँ ना, एक सही जगह पर रख दिया था। मैं नींद में अब सो चुका था, अब थका हुआ था सारा दिन का, सारी रात का। आप सोते ही मुझे नींद आ चुकी थी। सुबह जब उठा ना, इसके बाद मैं सबसे पहले उस पुड़िया की तरफ ध्यान दिया। जिस जगह पर मैंने पुड़िया रखी थी ना, वो पुड़िया अपनी जगह पर थी नहीं, गायब हो चुकी थी। मैं पूरा छान मारा कमरा, लेकिन वो पुड़िया कहीं मुझे नज़र नहीं आई। बहुत हैरानी की बात थी। और तब मुझे समझ में आया कि बाबा वो अरे गहरे नहीं थे, वो एक पहुँचे हुए संत महात्मा थे। लेकिन अपने आप को वो संत शायद मानते ही नहीं थे, ना किसी से कहलवाना चाहते थे। लेकिन जैसे उनका मन शांत था, बड़े सोच समझ के बोलते थे,
अब बोलते थे ना तो बहुत ही मीठा बोलते थे। उन्होंने मुझे कई बार चेताया था कि देखो ये रात उपयुक्त नहीं है और तुम पर खतरा भी कुछ मंडरा रहा है, तुम्हें आज रात को रुक जाना चाहिए। मुझे उनकी बात मानना चाहिए था, लेकिन मैं एक तरह से जिद पर अड़ गया था और जिद का परिणाम मेरे सामने में था। और उसके बाद सही कहूँ ना, मैं डरा डरा सा रहता था और मैं रात के टाइम अकेले जाने में घबराता था। ऐसा मेरे साथ में काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। और इसके बाद मैं रात में ज़रूर जाता हूँ, काम करता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मुझे रात में जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक मेरे साथ में सवारी रहती मुझे डर नहीं लगता। और जहाँ देख लेता हूँ कि हाँ आधी रात हो चुकी है, और फिर मुझे अब शॉर्टकट रास्ता तो मैं कभी लेता नहीं था। जो रास्ता चलता था रात भर और उसी रास्ते से चलने की कोशिश करता था। अब मैं किसी ऐसी अनजानी जगह पर पहुंच जाता था कि खतरा वहाँ पर है रात में, और तब मैं उसी जगह पर रात बिताता था। अब मैं ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेता था। तो दोस्तों, ये थी रोहित जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक ऐसी ही बहुत बढ़िया कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।